नमस्कार, मेरा नाम है शुभांशु त्रिवेदी और आप देख रहे हैं आइजोम्स की खास पेशकश चुनावी रण। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। 2019 की अपेक्षा इस बार भी मत प्रतिशत काफी कम देखने को मिला है। कई जगह हिंसक घटनाओं ने अपनी सुर्खियां बटोरी तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ गहन चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं मेरे सहयोगी अमन कुमार। अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभांशु। अमन, 2019 की अपेक्षा 2024 में मत प्रतिशत काफी कम होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्या गिरते हुए मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या इंडिया गठबंधन को इसका फायदा पहुंच सकता है? देखिए, मतदान गिरने का जो पहले भी हमने जिक्र किया है, कई सारी वजहें हैं जो हमने पहले बताया था कि एक तो इंडिया अलायंस जो संयुक्त रूप से साथ में आई, उनके पास चेहरे की कमी है। दूसरी तरफ जो आप 14 या 19 में देखिए तो 14 में क्या था कि हमें सत्ता बदलनी थी, जनता जो थी वो सत्ता बदलना चाहती थी। प्रधानमंत्री मोदी जो उस वक्त एनडीए के उम्मीदवार थे, भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्होंने कई सारे वादे किए थे। कांग्रेस के खिलाफ लोगों का जो एक रोष था, कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे, तो सरकार बदलना चाहते थे, तो जनता में एक उत्साह थी। 2019 में कई सारे ऐसे मसले थे, चाहे राष्ट्रवाद का मसला जो था 2019 में बहुत हावी था, राम मंदिर का भी मसला था कि आगे आगे सरकार आती है तो जैसा कि भाजपा वालों ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आगे आती है तो हम राम मंदिर बनवाएंगे, वो भी मसला था। और लोगों ने 5 साल नरेंद्र मोदी को एक टाइम दिया था, मौका दिया था, और उन्होंने कुछ ऐसे किए थे जो पहले की सरकारें जो पारंपरिक तौर तरीके से काम करती थी, जब नरेंद्र मोदी चुनकर आए थे तो कई सारे बदलाव पर, कई सारे जो नए इनिशिएटिव लिए गए थे, नए तरीके ढूंढे गए थे, तो लोगों में एक उत्साह था। तो फिर उन्होंने 2019 में एनडीए को, नरेंद्र मोदी को वापस सत्ता में लाया। लेकिन इस बार आप देखिए तो चुनाव में लोगों को उत्साह नहीं है। कई सारी वजहें हैं। गर्मी एक बड़ा कारण है कि इस बार अगर आप देखें कई शहरों में गर्मी जो है पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है। और ऐसा नहीं कि भारत में है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में अभी गर्मी, और किसी तरफ जो है पर्यावरण को लेकर मतलब कहीं बारिश हो रही है तो कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं सुखाड़ है तो कहीं बाढ़ है। तो हमारे देश में भी गर्मी का आलम बहुत ख़राब है। एक तो वजह है ये है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इंडिया अलायंस आपस में है, लेकिन आप जैसे कि आम आदमी पार्टी का बात करें तो पंजाब में वो अलग अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग है, लेकिन दिल्ली में, गोवा में या गुजरात में वो साथ में है। तो लोगों को एक तरह से वो भी है कि विपक्ष एक साथ दिखता तो है, कहीं कहीं दिखता है, कहीं कहीं नहीं दिखता है। चेहरा कौन है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर अरविंद केजरीवाल जो कि अभी जेल में है, जेल से दिल्ली की सत्ता संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पे बने हुए, क्या वो करेंगे? तो कई सारी चीज़ें, और नरेंद्र मोदी या भाजपा को लेकर भी इस बार वो उत्साह नहीं है लोगों में। न्यू नॉर्मल जैसी चीज़ें हो गई है, तो कई सारे ये फैक्टर्स हैं जो इस दफ़ा, चाहे वो 19 के अपेक्षा बात करें या 2014 की अपेक्षा में हम बात करें, कम मतदान हो रहे हैं। और नुकसान का आपने जैसा जिक्र किया, तो नुकसान देखिए दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं। नुकसान किसका है, नहीं है, ये 4 जून को हमें लगता है पता चलेगा, और पहले इस पे कुछ भी बयानबाजी करना या कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। 2019 में 93 सीटों पर जो भी तीसरे चरण के मतदान हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 72 सीटें गई थी। लेकिन ये जो चरण है ये प्रतिष्ठा का चरण माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 10 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व मुख्यमंत्री इस बार मैदान में हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी के परिवार की सीटें इस चरण में आती हैं। आपको क्या लगता है, 283 सीटों पर अभी तक लगभग मतदान हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की 283 सीटों में क्या स्थिति दिख रही है आपको? पहले हम इस पे दावों पर बात करते हैं। जो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह, जो कि गांधीनगर से तीसरे चरण में उनका बारी थे, तो उनका जो दावा है, कल ही के अखबार में आप पढ़ेंगे तो उन्होंने दावा किया कि 3 चरणों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए, भाजपा ने 190 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर लिया, वो पार कर लिया है। ये भाजपा का दावा है, गृह मंत्री अमित शाह का दावा। और गृह मंत्री अमित शाह कोई छोटे नेता नहीं है, एक तरह से उन्हें चाणक्य माना जाता है, भाजपा के सर्वे सर्वा हैं, तो उनका ये दावा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, उनके अपने दावे हैं। उनके दावे हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी को
बहुत बड़ा झटका लगा है, भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। उनके जो तमाम दावे हैं, जो इंडिया अलायंस या कहें कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उनमें जो उन्होंने दावे किए हैं, चाहे वो फ्री की चीज़ों को लेकर हो, कर्ज माफ़ी को लेकर हो, या फिर महिलाओं को जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं उनको 8500 रुपये महीने का और सालाना 1 लाख रुपए देने के वादे हों, फिर जातीय जनगणना हो, या फिर जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बातें हो रही हैं, जो आपकी संपत्ति है उसे अमीरों से लेकर गरीबों में बांटने की जो बातें हो रही हैं, ये तमाम ऐसे मसले हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव में अपना मुद्दा बना रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने जैसा कि कहा कि किसको नुकसान है, तो एक तो दावे ये हो गए। और नुकसान या फ़ायदा अगर कम मतदान हो रहा है, तो जैसा कि एक ट्रेंड रहा है हमेशा से, या राजनीतिक विश्लेषक भी इस पर ये मानते हैं कि कम मतदान हो रहा है तो सत्ता के पक्ष में जा रहा है। पर जैसा कि हमने पिछले बार भी इस दफ़ा इस बारे में जिक्र किया था कि ऐसा नहीं है। पिछले अगर कई चुनावों को हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि ये जो मिथ है, या ये जो एक सोच बन गई है लोगों की, वो कहीं ना कहीं टूटी है, वो धाराशायी हुई है कि कम मतदान भी होता है तो वो सत्ता के पक्ष में भी कभी जाता है और नहीं भी जाता। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो पश्चिम बंगाल है, जहाँ कई मतदान बढ़ते हैं, घटते हैं, लेकिन सत्ता में ममता बनर्जी है। तमाम विरोध के बावजूद, तमाम आंकड़ों के बावजूद भी ममता बनर्जी बहुत बड़ी बहुमत से, बहुत बड़ी मार्जिन से जीत कर आती है। तो नुकसान फ़ायदा 4 जून को पता चलेगा, अभी बताना बहुत मुश्किल है और इस पर जल्दबाजी हो जाएगी। अमन, हमने 2014 के चुनाव को बहुत करीब से देखा, 2019 के चुनाव को बहुत करीब से देखा। प्रधानमंत्री के भाषणों में सद्भावना और एकता दिखती थी। प्रधानमंत्री के भाषणों में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ऐसे नारों से उनका भाषण भरा रहता था। लेकिन अभी प्रथम चरण की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री के भाषणों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। क्या ये 400 पार जो उनका एक नारा है उसको प्रशस्त करने के लिए उपयोगिता के दृष्टि से देखा जा रहा है, या प्रधानमंत्री मान चुके हैं कि 400 पार का नारा सिर्फ एक जुमला था जो हकीकत होता नहीं दिख रहा? आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, इसका जवाब मैं 2-3 चरणों में देना चाहूँगा। पहले आप देखिए, पहले चरण के जब मतदान हो रहे थे या उससे पहले जब प्रचार प्रसार हो रहा था, तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, प्रधानमंत्री हूँ, या भाजपा के अन्य नेता हूँ, या फिर विपक्ष के अन्य नेता, मुद्दों पर बयानबाजी चल रही थी, चुनाव लड़े जा रहे थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होता है, उसमें तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, फ्री बीज को लेकर, तमाम कर्ज माफ़ी को लेकर, या फिर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, या जातीय जनगणना को लेकर, फिर कहीं ना कहीं भाजपा को ये फीडबैक जाता है कि पहले चरण में उनके पक्ष में मतदान नहीं हुआ है। और जो आंकड़ा 400 पार का, जो बजट का जो अंतरिम सत्र हुआ था, प्रधानमंत्री ने जो दिया था कि भाजपा 370 और एनडीए हम सामूहिक रूप से 400 पार करेंगे, उन्होंने बहुत बड़ा आंकड़ा दे दिया। एक दफ़ा सिर्फ 400 पार हुआ है 1984 में, जब राजीव गांधी की सरकार हुई थी। और उस दफ़ा वो हुई भी ये थी कि कई सारे जो इतिहासकार हैं या राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ये मानते हैं कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उनकी हत्या कर दी गई, तो एक सिंपैथी था, वेव था, इसलिए वो 400 पार हो गया। पर नरेंद्र मोदी 2 दफ़ा से 10 साल से सत्ता में हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, युवा परेशान है, किसान सड़कों पर है। इन तमाम सत्ता के विपक्ष में सारे माहौल होने के बावजूद भी अगर नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि हम 370 और एनडीए 400 लाएगी, तो भाई कुछ तो करना होगा। तो पहले चरण में वो चीज़ें हो रही थी, पर दूसरे चरण में जब उन्हें लगा कि जो हमने टारगेट रखा है उसके आसपास चीज़ें नहीं जा रही है, तो फिर भाजपा जो हमेशा से करती है कि चीज़ों को थोड़ा डाइवर्ट करूं, जो विपक्ष करता है कि जो एक बड़ी आबादी है बहुसंख्यक की, उसे जाति के आधार पर बांटा जाए। अगर जाति के आधार पर वोट होता है तो फिर विपक्ष का सीधा फायदा है, भाजपा का नुकसान है। भाजपा चाहती है कि हिंदू हिंदू बनकर वोट करे, जो बहुसंख्यक आबादी है वो बहुसंख्यक बनकर वोट करे। इससे फायदा किसका होगा? भाजपा का। नुकसान किसका है? विपक्ष का। तो प्रधानमंत्री मोदी वही कोशिश कर रहे हैं। और राजस्थान में जो उन्होंने वो बयान दिया, उसके बाद आप देखिए कि हिंदू आबादी, इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, वो लामबंद हो रही है, जाति से अब वो हिंदू बन रहा है, तो फायदा उसका है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, या 2014 के मैनिफेस्टो में
370 और राम मंदिर जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हुआ करते थे। 2019 के बाद राम मंदिर पर फैसला आया, राम मंदिर बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसका शिलान्यास हो गया। शिलान्यास के बाद अब उसमें राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर उसकी पूजा शुरुआत कर दी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जिस राम मंदिर को केंद्र मानकर 2019 और 2014 का चुनाव जीती थी, 2024 को भुनाने का मौका नहीं लेकर पाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मान रहे हैं कि वो लहर नहीं दिख रही 2019 में और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के थी। इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, आपका जो विचार है, आपने जो सवाल पूछा है, मेरा भी लगभग वही विचार है कि आप देखिए कि जब इंडिया अलायंस, मैं इसको थोड़ा पीछे से जिक्र करना चाहूँगा, 2023 में जून के आसपास जब इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ तो टीवी मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, या चाहे चाय का टपड़ी हो, या फिर सोशल मीडिया जहाँ पर आजकल का युवा जो है ज़्यादातर समय बिताता है, तो जिक्र चल रहा था इंडिया अलायंस का। जिक्र चल रहा था कौन पार्टी आएगी नहीं आएगी। जिक्र ये चल रहा था कि जो पहले की यूपीआई थी उसको क्यों मतलब ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जब जनवरी 2024 में राम मंदिर का शिलान्यास होता है, राम मंदिर का उद्घाटन ज़्यादा कहना सही होगा, उद्घाटन होता है, प्रधानमंत्री करते हैं, प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, तो सारे मुद्दे जो इंडिया अलायंस के आसपास चल रहे थे वो खत्म हो जाते हैं। जिक्र किसका चल रहा होता है? राम मंदिर का, एनडीए का, भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। ये मामला होता है 2024 के शुरुआत में, जनवरी में। पर चुनाव अब हो रहे हैं जाकर अप्रैल जून अब होकर जा रहे हैं, तो इसमें लंबा टाइम हो गया है। आजकल की युवा जो रील देखने वाली युवा है, 30 सेकंड के रील वो 5 सेकंड में ख़त्म कर दे रही है। आपको लगता है कि वो इतने 2, ढाई, 3 महीने तक एक मुद्दे को संभाल के रख पाएंगे? नहीं। राम मंदिर 2024 के शुरुआत में हुआ, चुनाव अब हो रहे हैं, तो वो जो उबाल था युवाओं के बीच में, आप देख भी रहे होंगे कि सारे युवा सड़कों पे थे, स्टेटस में राम भगवान के स्टेटस लगाए जाते, फोटो लगाए जा रहे थे, वो उबाल था। अगर उस वक्त चुनाव होता, मेरा भी ये मानना है कि अगर उस वक्त चुनाव होता तो भाजपा ने जो आंकड़े इस बार दिए, दावे जो किए हैं 400 पार के, वो आसानी से कर जाते, पर ये लेट हो गए। जैसा कि विपक्ष का ये आरोप भी था कि राम मंदिर का जो उद्घाटन सिर्फ इसलिए किया गया है कि भाजपा को राजनीतिक लाभ हो। अगर मुझे लगता है कि उनको राजनीतिक लाभ लेना था तो चुनाव से 1-1.5 महीने पहले राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था, प्रभु श्री राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए था। वो बहुत जल्दबाजी कर गए। अगर उनके मनसा में ऐसा है तो उत्साह, आपने सही कहा कि उत्साह कम हुआ है। राम मंदिर का जो उत्साह था जनवरी में वो नहीं है। अब वास्तविक मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और इसमें इंडिया अलायंस अच्छा खेल रही है, राहुल गांधी अच्छा खेल रहे हैं। जिस तरह के उन्होंने दावे किए हैं, चाहे वो महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको 8500 रुपये और साल के 1 लाख रुपए देने की बात हो, या जो संपत्ति है उनको रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की बात हो, या फिर जातीय जनगणना करवाने की बात हो, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके कर्ज माफ़ी, जो शिक्षा को लेकर वो लोन लेते हैं उनको माफ़ करने की बात हो, तो ये काफ़ी सारे ऐसे मसले हैं जिन पर इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, कांग्रेस बहुत अच्छा खेल रही है। और इससे नुकसान जाहिर सी बात है, अगर विपक्ष अच्छा खेलेगा तो नुकसान सत्ता का है, नरेंद्र मोदी का है। अमन, तीसरे चरण में भी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मत प्रतिशत काफ़ी कम रहा। पश्चिम बंगाल और असम में मतदान सोच से काफ़ी परे और काफ़ी अत्यधिक देखने को मिला। उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार गिरती मत प्रतिशत का प्रमुख कारण क्या है? क्या युवा शक्ति बेरोजगारी और महंगाई से इतनी त्रस्त है कि वो सरकार के विरोध में मतदान करने को आमादा है, या मतदान करना ही नहीं चाहती? हमने पहले भी इस पर चर्चा करी है। दोबारा तीसरे चरण के मतदान में भी ये देखने को मिला कि युवा शक्ति होने के बावजूद, युवा संपन्न होने के बावजूद प्रदेश में मत प्रतिशत लगातार गिर रहा है। इसका प्रमुख कारण आपके अनुसार क्या है? जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है और इस पर मुझे लगता है कि हर किसी को जिक्र करने की ज़रूरत है कि युवा मतदान क्यों नहीं कर रहे हैं। और जो हिंदी हार्टलैंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर हम बात करें जो मध्य प्रदेश या इस तरफ के जो उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, यहाँ मतदान कम हो रहे हैं। जबकि अगर पिछले चुनावों को आप देखें 2014-19 या उससे पहले कि हिंदी हार्टलैंड मतदान में आगे रहा है, तो इस दफ़ा ये सोचने की ज़रूरत है तमाम जो चुनावी विशेषज्ञ हैं या राजनीतिक पार्टी के जो भी कर्ता धर्ता हैं, उनको इस पर सोचना होगा कि उत्तर भारत इस बार मतदान क्यों नहीं कर रहा है। और जहाँ तक फ़ायदे या नुकसान की बात है, कारणों की बात है, तो अगर उत्तर भारत
क्योंकि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी की अच्छी खासी पकड़ है। अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं 14 में हो या 19 में हो, तो वजह था उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के जो क्षेत्र थे। अगर उत्तर भारत में मतदान नहीं हो रहा है तो नुकसान सीधे तौर पर भाजपा का है और किसी का नहीं। और आपने जैसा कि कहा कि क्या युवा शक्ति बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त है इसलिए मतदान नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है जैसा कि मैंने पहले बार भी कहा कि युवा नाराज हैं। ऐसा नहीं है, नाराज नहीं है। जो मैंने एक आंकड़ा आपको बताया था कि 100 लोग अगर इस देश में बेरोजगार हैं तो उसमें 83 युवा ही हैं, तो नाराजगी है। लेकिन नाराजगी की वजह से अगर युवा मतदान नहीं कर रहे हैं तो इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आप वोट नहीं करेंगे तो इससे चीज़ें बदलेंगी नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि वर्तमान की सरकार अगर आपके पक्ष में फैसले नहीं ले रही है, रोजगार को लेकर आपके लिए काम नहीं किया जा रहा है, महंगाई ज़्यादा है, तो आप उसको बदलने के लिए वोट कीजिए। जो नेता या जो पार्टी या जो गठबंधन आपको कह रहा है, रोजगार के बारे में बात कर रहा है, महंगाई कम करने के बाद में कर रहा है और आपको भरोसा है उस पर, तो आप उसको चुनिए, मतदान करिए। आपको 5 साल में एक दफ़ा मौका मिलता है। अगर आप इस बार चूक जाते हैं तो फिर आगे 29 में आपको मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि युवा अगर घरों से नहीं निकल रहे हैं तो मैं उनसे सीधे तौर पर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप घरों से निकले और मतदान करें। और एक बात मैं इसमें छोटा सा जोड़ देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कम मतदान क्यों रहा, इसका सबसे बड़ा कारण जो है प्रवासी लोग हैं। आप देखिए कि बिहार की 40 से 50% आबादी पुरुषों की, खास करके उत्तर प्रदेश की अधिकांश आबादी पुरुषों की, वो अपने मातृभूमि से, अपने घर से बाहर रहती है। वो अगर उसको उम्मीद नहीं है, उसको सत्ता नहीं बदलना, उसे पता है कि जो चीज़ें चल रही है नरेंद्र मोदी ही वापस में आ रहे हैं, तो वो अपना काम छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर हज़ारों किलोमीटर से अपने घर क्यों जाए, हज़ारों रुपए खर्च करके क्यों जाए? ये सवाल है, क्योंकि उसे कुछ करना नहीं है। तो ये भी वजह है कि आधी आबादी अगर आपके राज्य की बाहर रहेगी तो वो मतदान कैसे करेगी। और एक कंसर्न जो कि मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा था कि जो अपने घरों से बाहर लोग रहते हैं उनके मतदान को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना ही चुनाव आयोग करता है, ना ही सरकार करती है। जबकि आप पश्चिमी देशों में देखें, आप यूएस में देखें, तो वहाँ अगर कोई घर से बाहर रहता है तो वो मतदान कर सकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैं खुद बिहार से हूँ, मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, मैं मतदान नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये एक और कारण है जिस पर बातें नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही। प्रवासी जो लोग हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश और बिहार में कम मतदान के पीछे। आपने कहा कि यदि युवा त्रस्त हैं, यदि युवा बेरोजगारी को लेकर के काफ़ी चिंतित है, तो सरकार के खिलाफ मतदान प्रयोग कर सकते हैं, अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं और नई सरकार चुन सकते हैं। लेकिन युवा इस चीज़ को लेकर भी संशय में है कि महागठबंधन के पास कोई प्रमुख चेहरा नहीं है जो मोदी जी के खिलाफ वो पोर्ट्रे कर सके या उनके सामने वो प्रदर्शित कर सके। इसके इतर अगर हम बात करें राहुल गांधी की, अमेठी से जो उनकी परंपरागत सीट थी, एक बार फिर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जबकि इस बार माना जा रहा था, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि राहुल गांधी यदि अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी के खाते में वो सीट जा सकती है। राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन या अपने आप को स्थापित करने के लिए घोषणा कर दी है। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी युवा शक्ति को या उत्तर प्रदेश की जनता को ये दिखाने में असफल रहे हैं, ये जताने में असफल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्वहीनता से नहीं, नेतृत्व प्रमुख पार्टी के तौर पर सामने आती है? नहीं, ये बहुत वाजिब सवाल है ये कि राहुल गांधी के लिए अमेठी एक, मतलब कहते हैं ना कि बहुत बड़ा मौका था। हमने कई सारे लोगों से जो अमेठी से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, हमने वहाँ से बात किया था। उनका जो फीडबैक था वो भाजपा के पक्ष में नहीं था। वहाँ के लोग सीधे तौर पर बता रहे थे कि जिस उम्मीद से हमने भाजपा को, स्मृति ईरानी को चुना था, वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। उनके लिए माफिक था कि वो अमेठी से लड़ते। और ये तमाम विशेषज्ञ, जो चुनावी विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो फैसला लिया है अमेठी को छोड़कर रायबरेली में लड़ने का, वो कहीं से भी उनके पक्ष में नहीं जा रहा। वायनाड से वो पहले से ही है और फिर दूसरा सीट वो रायबरेली को चुनते, जबकि वो अमेठी को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि भाजपा वाले इसको लेकर, प्रधानमंत्री स्वयं उन्होंने जो है चुनावी भाषणों में उन्होंने कहा कि जो कहते थे कि डरो मत, वो डर गया है। और काफ़ी सारे जो मीडिया एजेंसी है, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं
कि जो खुद कह रहे थे कि डरो मत, दूसरों को कह रहे थे कि डरो मत, अब खुद डरकर वो रायबरेली चले गए। वैसे रायबरेली भी उनके लिए एक सुरक्षित सीट है, क्योंकि रायबरेली हमेशा से, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी, ये तीनों वहां से लगातार लड़ते रहे और जीत कर आते रहे। तो संभावना ये है कि रायबरेली राहुल गांधी जीत जाए। लेकिन मुझे लगता है, जैसा कि आपने भी कहा, कि अमेठी से अगर उन्हें नाराजगी है, क्योंकि 2019 में अमेठी की जनता ने उन्हें हराया था, अगर नाराजगी की वजह से वो अमेठी में नहीं गए हैं, नहीं अपना नामांकन दाखिल किया है, तो ये मुझे लगता है कि गलत फैसला रहा है। पर चूंकि अब उन्होंने रायबरेली को चुना है तो कुछ वजह रही होगी, आंतरिक रूप से उनका कुछ फीडबैक रहा होगा। शायद अमेठी को लेकर वो फीडबैक जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं गया हो, उनके पास कोई और फीडबैक हो, तो ये भी कारण रहा होगा। पर व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं, जो आपने भी कहा, भी इस बात से सहमत होंगे कि राहुल गांधी का यह फैसला कहीं से भी वाजिब नहीं लगता है। अमन, चलते चलते एक आखिरी प्रश्न आपसे और है, वो ये है कि लोकसभा की 283 सीटों पर मतदान हो चुका है, यानी लगभग देखा जाए तो 282 का जादुई आंकड़ा होता है, उससे एक अधिक सीटों पर मतदान हो चुका है। 283 सीटों में 400 पार का नारा कितना प्रशस्त होता दिख रहा है? 283 सीटों में से कितनी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, कि एक अगर हम आंकड़े की बात करें उसके अनुसार? जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, आपने पहले सवाल पूछा तो मैंने उसमें जो अमित शाह जी हैं उनका मैंने जिक्र किया। उनका दावा है कि हम 190 सीटें जीत गए। अब कितने जीते हैं ये खैर जब वो बैलेट जो ईवीएम है उनके बक्से खुलेंगे 4 जून को तो हमें पता चलेगा। पर देखिए, जहाँ तक मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरी जो सोच है या मैं जो चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, पहला चरण कहीं से भी भाजपा के पक्ष में नहीं गया है। आप देखिए कि पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा के अन्य नेता जो एक तरह से सॉफ्ट थे, मुद्दों पर लड़ रहे थे, अपने विकास, उन्होंने जो काम किया है उनको लेकर बात कर रहे थे, राम मंदिर को लेकर बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पहला चरण खत्म होता है, उनके पास क्या फीडबैक आया वो तो खैर वही बता सकते हैं। दूसरा चरण स्टार्ट होते ही, उनका चुनाव प्रचार स्टार्ट होते ही भी प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेता भाजपा के वो कहीं न कहीं सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देते हैं। वो हिंदू आबादी को, बहुसंख्यक आबादी को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें वो कितना सफल होते हैं ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन हाँ, पहला चरण उनके पक्ष में नहीं गया। लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने जो चीज़ें की, मैनिफेस्टो कांग्रेस के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने बयान दिए राजस्थान में, और उसके बाद तमाम रैलियों में, और उसके बाद जितने भी उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए उसमें भी उस तरह के ही बयान आए हैं, मुसलमानों को लेकर ही बयान आए हैं। तो उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में अगर पहले चरण से हम कंपेयर करें तो दूसरा और तीसरा चरण भाजपा के पक्ष में थोड़ा जाता हुआ दिख रहा है। ओके, धन्यवाद अमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अमन कुमार, जिनसे हमने जाना लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के विभिन्न पहलुओं को। फिलहाल 3 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं, 4 चरणों पर मतदान होने हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जनता मतदान प्रतिशत को बढ़ाती है, और अगर बढ़ाती है तो मतदान प्रतिशत किसके पक्ष में जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आइज़ोम्स न्यूज़। धन्यवाद।